जुपिटर कर्क राशि में 2 जून 2026 को ट्रांसिट हो चुका है, जिसकी ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुकी हूँ सारे असेंडेंट और सारी राशियों की। लेकिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे ही जुपिटर का ट्रांसिट कर्क राशि में हुआ है, जुपिटर जो कि राहु पे दृष्टि दे रहा था, इस वक्त राहु अकेला है और अब राहु 5 महीने के लिए अकेला होगा। मतलब उस पे किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं होगी। राहु जो डॉन है, कुंभ राशि को अपनी राशि मानता है, इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है और उसके साथ साथ शतभिषा नक्षत्र जो राहु का खुद का नक्षत्र है, तो डेफिनेट बात है कि अपने नक्षत्र में वो ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। उसकी खुद की राशि और खुद का नक्षत्र, तो यहाँ पे राहु जो है वो फुल फॉर्म में अपने काम करेगा। और अब इस वक्त देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि भी राहु को नहीं है, जो कि नियंत्रण रखेगी राहु। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इस खूबसूरत और महापरिवर्तन की, जो कि ट्रांजिट में हो रहा है, हो चुका है इनफैक्ट राहु का। और उसके साथ साथ 30 जून को राहु धनिष्ठा नक्षत्र में आ जाएंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सभी राशियों, सभी असेंडेंट पे राहु का ये जो अकेला कुंभ राशि में रहना क्या इफेक्ट करेगा सभी राशि और सभी असेंडेंट के लिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि देवगुरु बृहस्पति के जाते ही हर व्यक्ति को अलर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जो काम कर रहे हैं उस पर अलर्ट रहिए, सावधानी बरतिए, क्योंकि राहु अपने फुल फॉर्म में यहाँ पे शैतानी करेगा। अनियंत्रण छाया ग्रह जो कि डॉन की तरीके से अपनी सारी एनर्जी को फुल फॉर्म में यहाँ पे वो प्रस्तुत करेगा। डेफिनेट बात है कि राहु इस समय स्वतंत्र हो चुका है और अपनी पूरी मर्जी से अपना सारे काम जो है वो करके सबको दिखाएगा। राहु कुंभ राशि में एक्चुअली किस तरीके की एनर्जी देता है, कैसा काम करता है, इसकी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। आप डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, आप उससे देख सकते हैं अगर आप जानना चाहते हैं विस्तार पूर्वक कि राहु कुंभ राशि में किस तरीके का काम करता है और किस तरीके की एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करता है। उससे आपको क्लैरिटी थोड़ी और ज़्यादा मिल जाएगी। अब देवगुरु बृहस्पति जो कि देवों के गुरु हैं और वो राहु को जब देखते हैं तो उसको नियंत्रण करके रखते हैं। एक वो शैतान बच्चा होता है ना, जिस पे अगर उसकी गुरु की दृष्टि हो, टीचर की दृष्टि हो, तो वो थोड़ी शैतानी कम करता है। लेकिन यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति तो कर्क राशि में उच्च के होके जा चुके हैं, तो राहु पे उनकी दृष्टि नहीं होने की वजह से राहु का जो इंटेलेक्चुअल फॉर्म है, जो आउट ऑफ द बॉक्स सोचने का फॉर्म है, भ्रम पैदा करने की चीज़ें हैं, वो और ज़्यादा इन्हांस होंगी। देवगुरु बृहस्पति जब राहु को देखते हैं तो वो नियंत्रण कुछ इस तरीके से करते हैं कि वो राहु को दृष्टि देते हैं, राहु को ज्ञान प्रदान करते हैं, जिससे राहु कोई भी अनैतिकता वाले काम नहीं करता है। इनफैक्ट अपने कर्मों को जो है वो सोच समझ के काम करता है कि उसके कर्म खराब ना हो या किसी भी व्यक्ति। लेकिन जब राहु अकेला होता है तो उसे किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं होती है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता किसका क्या नुकसान हो रहा है, उसको जो चीज़ करनी है तो वो तो उसने करनी ही है। राहु जो एक छाया ग्रह है, अनियंत्रण इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं, इन सब का प्रतीक है। उसका कोई शरीर नहीं होता, इसलिए राहु के अंदर अस्थिरता हमेशा देखी जाती है। राहु जो है ना, वो उस पर कोई नियंत्रण नहीं कर पाता है जब तब वो भौतिक जीवन, माया, इन सब चीज़ों में ना अंधाधुन जो है उसकी स्पीड बढ़ती है। उसको बहुत सारी चीज़ें चाहिए, उसको उसका पेट कभी भरने वाला नहीं होता है, क्योंकि राहु का सिर्फ सर है। उसको नहीं पता कि उसको कोई रोक करने वाला है, उसे कहीं पे नियंत्रण करना है, उसको हर चीज़ चाहिए और पूरी पूरी चीज़ें चाहिए। तो यहाँ पे राहु को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जुपिटर की दृष्टि उसको मार्गदर्शन देती है कि जो वो इंटेलिजेंट है, उस इंटेलिजेंस को किस तरीके से कहीं सही जगह यूटिलाइज करना। लेकिन जब जुपिटर नहीं होते हैं तो राहु अपनी मर्जी चलाता है। जुपिटर एक दिशा देते हैं राहु को, एक प्रॉपर तरीके की रास्ता बताते हैं, उसको उसका विजन क्लियर करते हैं। लेकिन जब जुपिटर नहीं होता है तो वो एक शरारती बच्चा जिसके सामने बहुत सारे खिलौने हैं और अब वो शैतानी करने के लिए पूरी तरीके से रेडी है। अब उसको कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है, और उसको ये भी समझ नहीं है कि वो शैतानी करने से उसका क्या नुकसान हो सकता है, क्योंकि उसके अंदर विवेक नहीं है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि राहु सूर्य और चंद्रमा को दुश्मन मानता है। तो यहाँ पे ना जिनको वो दुश्मन मानता है उनके साथ अपनी दुश्मनी दिखाएगा, और जिन लोगों को अपना दोस्त मानता है जैसे कि मरकरी, वीनस, इनको वो अपना मित्र मानता है, तो इनके साथ वो
मित्रता करेगा। और उसके बाद जुपिटर तो देवगुरु हैं, तो जुपिटर के साथ वो न्यूट्रल रहता है। शनि की खुद की राशि को अपना राशि मानता है, वहाँ भी न्यूट्रल रहता है। मंगल से वो कंट्रोल होता है, लेकिन मंगल की दृष्टि पड़नी चाहिए राहु पे। तो यहाँ पे राहु किसी भी तरीके की कोई भी रिस्ट्रिक्शंस में नहीं है, और बिना रिस्ट्रिक्शन के वो पूरी तरीके से फुल फॉर्म में अपना काम करने वाला है। राहु को तो सिर्फ एक देवगुरु बृहस्पति ही रोक सकते हैं, और अब वो यहाँ से जा चुके हैं। तो ये जो 5 महीने हैं, बहुत ज़्यादा अलर्ट होने की रिक्वायरमेंट है हर किसी को। जब देवगुरु बृहस्पति एक साथ होते हैं राहु के, या राहु पे दृष्टि करते हैं, तो गुरु चांडाल योग बनता है। ये भी एक बहुत पावरफुल योग है। यहाँ पे राहु की इंटेलिजेंस और जुपिटर की विवेक जो है, दोनों चीज़ें मैच करती हैं, और राहु आउट ऑफ द बॉक्स सोचने वाला व्यक्ति काफ़ी बड़े बड़े इन्वेंशंस करता है, बहुत हाई पॉजिटिव चीज़ें करता है। लेकिन वो जब कोई चीज़ करता है तो वहाँ पे ये नियंत्रण उसका रहता है कि किसी का नुकसान ना हो। लेकिन इस समय राहु हर वो चीज़ करेगा जिस चीज़ में वो निपुण है, और उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका क्या नुकसान हो रहा है। ये वो लोग ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ सकते हैं जिनका राहु लगन में है, या जिनका राहु धनिष्ठा नक्षत्र में है, शतभिषा नक्षत्र में है, और अगर वो लगन में है तो वो डबल काम करता है। ऐसे लोगों के मन में एक काइंड ऑफ अ भ्रम हमेशा रहता है। उनकी एक्सपेक्टेशन इतनी हाई रहती हैं अपने आप से, उनको ऊंचा पद चाहिए, उनको आगे बहुत बड़ा अचीवमेंट करना है, और इसी तरीके की जो मंशा होती है, इच्छा होती है, ये जीवन भर उनके मन में हमेशा एक अभाव रहता है, क्योंकि वो जितना भी आगे बढ़ते जाते हैं वो सेटिस्फाई नहीं हो पाते हैं। ये राहु की क्वालिटी होती है। एग्जैक्टली उसी तरीके का टाइम जो है वो अब ये आ रहा है और आने वाला है, स्पेशली 30 जून के बाद जब राहु धनिष्ठा नक्षत्र में आ जाएगा। वहाँ पे भी राहु कुछ इसी तरीके की एनर्जी हम सबकी लाइफ में लेकर आ रहा है। राहु जो बड़े बड़े देवताओं की, भगवान की, सबकी आंखों में धूल झोंक सकता है। समुद्र मंथन की कहानी में आपने सुना ही होगा, जब वो अमृत पान करने के लिए देवताओं की श्रेणी में जाके खड़ा हो गया, तो फिर मैं और आप, हम लोग क्या चीज़ हैं। तो राहु से बहुत ज़्यादा संभल के रहने की ज़रूरत है। उस एनर्जी को हमें अपने आप में बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की रिक्वायरमेंट है, स्पेशली कुंभ राशि और कुंभ असेंडेंट वालों के लिए, जिनके लगन में राहु आके बैठा हुआ है। क्योंकि राहु यहाँ पे अकेला आ चुका है लगन में, अंधाधुंध काम करेगा। पॉजिटिव भी होगा, ऐसी बात नहीं है कि वो नेगेटिव होगा, बस आपको थोड़ा सा उसको कंट्रोल करके अपने आप को 10 बार सोच के कोई भी काम करना है। इस चीज़ का आपको ध्यान बहुत ज़्यादा रखने की रिक्वायरमेंट है। अब एक तो राहु देव अकेले हैं, उसके बाद 30 जून को वो आ जाएंगे धनिष्ठा नक्षत्र में। धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है, और धनिष्ठा का मतलब ही होता है धन ही जिसका इष्ट है। तो राहु को ये लाइन बहुत ज़्यादा सूट करती है। राहु को बहुत सारा धन चाहिए, राहु को बहुत सारी चीज़ें चाहिए। तो धनिष्ठा नक्षत्र में राहु जो है वो और ज़्यादा स्ट्रांग होके काम करता है। अब धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी तो मंगल देव हैं, लेकिन मंगल देव की क्योंकि दृष्टि राहु पे नहीं पड़ रही है, तो जब तक उनकी दृष्टि नहीं पड़ेगी तो राहु तो कंट्रोल नहीं होने वाले हैं, और राहु यहाँ पे धनिष्ठा नक्षत्र में फुल फॉर्म में अपना काम करेंगे। मैंने ना धनिष्ठा नक्षत्र की भी वीडियो बनाई हुई है। अगर आप धनिष्ठा नक्षत्र को विस्तार पूर्वक जानना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि धनिष्ठा नक्षत्र वालों की क्या एनर्जी होती है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। धनिष्ठा नक्षत्र जो है वो वेल्थ का नक्षत्र है, धन का नक्षत्र है। लेकिन धन का मतलब सिर्फ पैसा ही नहीं है। धन का मतलब ये नक्षत्र ज्ञान का नक्षत्र है, भोजन का नक्षत्र है, संपत्ति का नक्षत्र है, समृद्धि का नक्षत्र है, और राहु को यही सब चीजें तो चाहिए हैं। जिस प्रकार ये नक्षत्र धन देता है, संपत्ति देता है, समृद्धि देता है, उसी तरीके से एक और चीज है इस नक्षत्र में, ये बड़ी बड़ी पोजीशंस, बड़े बड़े स्कैम्स। इसी के साथ धनिष्ठा नक्षत्र के अंदर एक और बहुत हाई एनर्जी होती है कि वो दूसरों के फेम को, दूसरों के पोजीशन को, दूसरों के अचीवमेंट को कब्जा भी कर सकता है, मतलब हाथ से छीन भी सकता है। इसी वजह से ये नक्षत्र राहु से काफी रेजोनेट करता है, क्योंकि राहु का भी तो यही काम है। राहु स्वयं दूसरों के इन्फ्लुएंस और लाइमलाइट को अपनी चीज मानता है, और हर वक्त दूसरों की एनर्जी को सक करना और खींचने में तत्पर रहता है, और डेफिनेट बात है किसी के नियंत्रण में रखता नहीं है। तो धनिष्ठा नक्षत्र में जब राहु आएगा तो ये फेम का, अबंडेंस का,
एक अलग तरीके की शक्ति रूप जो है वो राहु को यहाँ पे प्रदान होगी। राहु को डेफिनेट बात है, सबसे ज्यादा क्या चाहिए, यही तो चाहिए। यहाँ पे ना व्यक्ति की नेम, फेम और बहुत सारी चीजें अचीव करने की और एक्स्ट्रा एफर्ट करने की और उसको अचीव करके उस पदवी तक पहुंचने की एक काइंड ऑफ अ क्रेविंग वो स्टार्ट हो जाती है। और ये खाली मेरे कुंडली में नहीं, आपकी कुंडली में नहीं, हम सब की कुंडली में इस चीज़ का इफेक्ट पड़ेगा। हाँ, जिन लोगों की दशा या अंतर्दशा चल रही हो राहु की, या जिनका खुद का राहु धनिष्ठा नक्षत्र में बैठा है, उनको ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा इस चीज़ का। और जिनका लगन में राहु चाहे नेटल चार्ट में बैठा हुआ है या फिर ट्रांजिट में लगन में आया हुआ है, उन लोग की लाइफ में बहुत ज़्यादा इफेक्ट आएगा। एक और चीज़ है कि राहु रेट्रो चलता है, तो रेट्रो मतलब कि वक्री, पीछे की तरफ जाता है। तो राहु इस समय धनिष्ठा नक्षत्र में जब आएगा 30 जून को, तो यहाँ पे फाइनली रहेगा और इसके बाद वो मकर राशि में 2026 5 दिसंबर को चला जाएगा। फाइनली वो फिर कुंभ राशि को छोड़ देगा। तो अभी वो कुंभ राशि की धनिष्ठा नक्षत्र की एनर्जी देगा, उसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र की एनर्जी आगे भी रहेगी, लेकिन वो फिर मकर राशि की रहेगी। यहाँ पे आप देखिएगा कि जो लोग रियल स्टेट, लॉन्ग टर्म एसेट और टेंजिबल वेल्थ से जुड़े हुए हैं, उनको बहुत ज़्यादा इफेक्ट जो है वो देखने को अपनी लाइफ में मिलेगा। इनफैक्ट इमोशनल इंटेलिजेंस, पब्लिक इन्फ्लुएंस और लाइफ के बड़े बड़े बदलाव में आप देखिएगा, जो आप स्मूथली हैंडल कर रहे थे, आप उसमें देखिएगा कि आपके अंदर एक अलग तरीके का ब्रेवरी आएगी, आपके अंदर एक अलग तरीके की क्षमता आएगी कि हर व्यक्ति के, इंसान के अंदर एक एनर्जी जो है वो बूस्ट होगी जब राहु धनिष्ठा नक्षत्र में आएगा। साथ ही यहाँ बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट्स, बड़े बड़े इन्वेंशंस, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी होंगे और उनकी भी शक्ति जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी। राहु के धनिष्ठा नक्षत्र में जाते ही नेटवर्किंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, कमर्शियल एजिलिटी और ज़्यादा इन्हांस होगी। मीडिया और एंटरटेनमेंट फील्ड में आप देखिएगा कि जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा नाम कमाएंगे और उनकी लाइफ में एक बहुत भारी पॉजिटिव टर्निंग पॉइंट जो है वो देखने को मिलेगा। दुनिया में इनोवेशंस, होप, नए अवसर और प्रॉफिट ट्रेंड्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ेंगे। स्टॉक मार्केट में भी बहुत ज़्यादा अप्स डाउन्स जो हैं वो इस वक्त देखने को मिलेंगे। पब्लिक अटेंशन, करिश्मा, क्रिएटिविटी, नरिशमेंट, इमोशनल रिदम और धन के आनंद लेने की जो क्षमता है वो हर व्यक्ति की बढ़ जाएगी। मतलब यहाँ पे ना व्यक्ति धन कमाने के पीछे तो भागेगा ही, अचीवमेंट के पीछे तो भागेगा ही, लेकिन वो अपने सुख के पीछे भी ज़्यादा भागेगा, उसका आनंद लेने के पीछे भी ज़्यादा भागेगा जब राहु धनिष्ठा नक्षत्र में आएंगे। यहाँ पे लीडरशिप क्वालिटी बढ़ेगी। आप देखिएगा इस ट्रांजिट में आपको फेम के नए मौके मिलेंगे, वेल्थ अट्रैक्ट करने के भी आपके नए मौके मिलेंगे, नेटवर्किंग, कम्युनिकेशन में ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी। लेकिन एक बात ये भी है कि यहाँ पे ग्रीड, शॉर्टकट, लालच, अनएथिकल गेन्स, इन तरफ भी हर व्यक्ति का झुकाव होगा। इसी को हर व्यक्ति को कंट्रोल करना है, क्योंकि राहु है, उसको एथिक चीज़ों का कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके लिए नैतिकता इम्पोर्टेंट नहीं रखती है। वो तो कहता है कि मैं भ्रम पैदा करूँगा, अब तुम अपने कर्मों को ठीक कर सकते हो तो कर लो। ये राहु का छल है, बस उस छलावे से हर व्यक्ति को बचना है। धनिष्ठा नक्षत्र जो है उसके अंदर एक क्वालिटी होती है, वो मटेरियल सक्सेस का एक कॉस्मिक चीट कोड होता है इसके पास। मतलब कि एक खाली कैनवस में भी वो एक प्रॉफिटेबल स्ट्रक्चर को, उसको बदलने की क्षमता रखता है और उसको आगे सेल करने की भी क्षमता रखता है। इसलिए चुनाव सिर्फ आपका होगा। अगर आप नैतिकता से इस एनर्जी को यूज करेंगे तो ये ट्रांजिट लंबी अवधि की सफलता और समृद्धि आपको दे सकता है। लेकिन वहीं अगर राहु के भ्रम में और लालच में आप पड़ जाएंगे, गलत रास्ता चुनेंगे, कार्मिक कंसिक्वेंसेस भी देखने को मिल सकते हैं और फिर आपको बाद में दिक्कत होगी जब राहु ट्रांजिट कर जाएगा मकर राशि में, जो कि कर्मों की राशि है। अब क्रांतिकारी माया जाल बिछाने वाला राहु जब अकेला होगा तो आप सबकी कुंडली में, हर राशि में, हर असेंडेंट में क्या प्रभाव देगा, और ये पूरा टाइम जब तक राहु कुंभ राशि में है तब तक क्या हम लोग की लाइफ में इफेक्ट पड़ेगा। नमः शिवाय, स्वागत है आपका इस चैनल में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करिए, जिससे फ्यूचर में आने वाले वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। बात करते हैं
लियो राशि, लियो असेंडेंट, सिंह राशि, सिंह असेंडेंट वालों के लिए राहु का प्रभाव जो है वो आपकी लाइफ में कैसा पड़ेगा। तो देखिए 3 जून 2026 से 30 अक्टूबर 2026 तक देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि राहु पे नहीं होगी। राहु आपके 7वें भाव में स्थित है और जो कि विवाह, पार्टनरशिप, लव, रिलेशनशिप, बिजनेस का, कॉन्ट्रैक्ट्स का, पब्लिक डीलिंग का और लॉन्ग कमिटमेंट का भाव होता है। यही वजह है कि ये अवधि सिंह लगन वालों के लिए, सिंह राशि वालों के लिए सबसे ज़्यादा सेंसिटिव पीरियड हो सकती है, क्योंकि अब देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि यहाँ पे नहीं है। 7वां भाव का राहु वैसे भी रिलेशनशिप में अनकन्वेंशनल, रिबेलियस और अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस देने के लिए जाना ही जाता है। लेकिन जब जुपिटर का संतुलन भी था तब तक तो राहु जो है वो कंट्रोल थे, लेकिन अब तो वो प्रॉपरली स्वतंत्र है, तो यहाँ पे वो अपनी पूरी फुल फॉर्म में काम करेंगे। इस समय रिलेशनशिप मैटर्स में बहुत इंसेंसिटिविटी काफ़ी बढ़ सकती है, आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। लव रिलेशनशिप की, मैरिज की, बिजनेस पार्टनरशिप की, क्लाइंट रिलेशनशिप की, लीगल एग्रीमेंट्स की, हर जगह अधिक सतर्कता आपको बरतने की ज़रूरत रहेगी, क्योंकि राहु यहाँ पे शरारतें करेगा, यही उसका स्वभाव है। राहु किसी के अधिकार को आसानी से स्वीकार नहीं करता, उसकी प्रवृत्ति होती है कि वो सब कुछ कंट्रोल करना चाहता है। इसी वजह से 7th हाउस में राहु कभी कभी पार्टनरशिप के सिद्धांतों में भी काफ़ी संघर्ष करा देता है। पार्टनरशिप का मतलब है हम, मतलब मैं और तुम, मैं और मेरे सामने वाला व्यक्ति। लेकिन राहु कभी कभी सिर्फ मैं को देखना चाहता है, वो हमको देखना नहीं चाहता है। मतलब उसके लिए जो है वो मैं हूँ, मेरे सिद्धांत, मेरी वैल्यूज़, मेरी बातें, तुम्हारा कुछ नहीं, तुम्हारा जो कुछ भी वो गलत, मैं ज़्यादा जानता हूँ, मैं ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, इस तरीके का भ्रम राहु जो है वो पैदा करता है। और फिर वहीं पे आते हैं कॉम्प्लिकेशंस, और इसी टाइम के दौरान होते हैं सेपरेशंस, पार्टनरशिप में ब्रेकअप्स, रिलेशनशिप में टेंशंस। आप ऐसे लोगों की तरफ आकर्षित होंगे, देखिएगा, जो कि बहुत अनप्रेडिक्टेबल होंगे, हिडन मोटिव रखने वाले होंगे, सरफेस पे कुछ और अंदर कुछ और। आपको इस तरीके के लोग जो है ना ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे। आपको ट्रांसपेरेंसी लोगों में नहीं पसंद आएगी, इसलिए किसी भी नए रिलेशनशिप में या किसी भी बिजनेस पार्टनरशिप में कोई भी तरीके की जल्दीबाजी मत करिएगा, नहीं तो फिर आपको लॉन्ग टर्म में नुकसान हो सकता है, नुकसान भोगना पड़ सकता है। इनफैक्ट शादी के मामले में बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की समय रिक्वायरमेंट है। अब ये टाइम शादी में अगर आप जाना चाहते हैं, कोई बैचलर्स है, तो देखिए देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि यहाँ पे नहीं है, कुछ ना कुछ भारी नुकसान आपको झेलना पड़ सकता है। अगर संभव हो सके तो परिस्थितियाँ जो हैं वो नॉर्मल हो जाने दीजिए, उसके बाद ही कोई एंगेजमेंट या शादी करिए। शादी एंगेजमेंट करने से पहले, कोई कमिटमेंट करने से पहले बहुत बार सोचिए, सोच समझ के विचार करेंगे तो चीज़ें जो हैं वो सही रहेंगी, क्योंकि इस समय जजमेंट पूरी तरीके से ऑब्जेक्टिव ना हो, राहु का प्रभाव में ना आए, उस चीज़ का आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। कोई भी प्रॉमिस, कोई भी टेम्पररी अट्रैक्शन, कोई भी तरीके की इन्फैचुएशन, किसी भी तरीके का कमिटमेंट, कोई भी तरीके के हिडन एस्पेक्ट, इन सब चीज़ों से आपको बहुत ज़्यादा बचने की रिक्वायरमेंट है। कोई नया बिजनेस अगर आप एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट या पार्टनरशिप साइन करने जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा सावधानी से बरतने की ज़रूरत है। सिंह राशि, सिंह असेंडेंट, बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है आपको इस टाइम। हिडन एजेंडाज होंगे आपके, कुछ अनक्लियर एक्सपेक्टेशन हो, वन साइडेड अरेंजमेंट हो, हर चीज़ को ट्रांसपेरेंसी में रखिए। स्वाभाविक है कि आप लोगों के बीच में क्लैशेस होंगे, इसलिए कोई भी ऐसा काम मत करिएगा। अगर आप राहु दशा या अंतर्दशा से चल रहे हैं, या फिर आपकी कुंडली में कोई भी प्लैनेट शतपीछा या फिर राहु के नक्षत्र में भी बैठा है या धनिष्ठा नक्षत्र में बैठा है, तो भी आपको बहुत ज़्यादा असर हो सकता है। कुंभ राशि में भी अगर आपका कोई प्लैनेट बैठा है तो भी आपको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलेगा। इस समय किसी भी लीगल डॉक्यूमेंट्स में सिग्नेचर करने से पहले बहुत बार सोचिएगा, क्योंकि कोर्ट केसेस के लीगल मैटर्स आपके अगेंस्ट हो सकते हैं। 7वां भाव कोर्ट केसेस का भी है, डिस्प्यूट्स का भी है, तो इस तरीके के डिस्प्यूट्स भी आपकी लाइफ में आ सकते हैं। अगर पहले से कोई डिसएग्रीमेंट या डिस्प्यूट चल रहा है तो छोटी छोटी बातों को ज़्यादा बड़ा ना करके अगर वो चीज़ की समाप्ति हो सकती है और पैचअप हो सकता है तो उसको बेटर है, उसको कर लेंगे तो वो ज़्यादा सही रहेगा। इसलिए किसी भी तरीके के ऑपोजिट में जाने से बेटर है कि बीच में किसी व्यक्ति को बैठा के समझौता कर लेंगे तो उसमें आपको ही लाभ रहेगा।
सामने वाला व्यक्ति तो आपके ऊपर हावी रहेगा ही रहेगा। और रिलेशनशिप में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे कन्फ्यूजन, मिसअंडरस्टैंडिंग, ब्रेकअप, इन सब चीज़ों की संभावना बहुत नॉर्मल है। पीसफुल सेपरेशन लीगल डिस्प्यूट्स में बदल सकते हैं। छोटी छोटी बातों से में इशू हो सकते हैं। ट्रस्ट इश्यूज आपके आगे आ सकते हैं। हिडन ट्रूथ्स सामने जो है वो आपके पार्टनर के भी आ सकते हैं, जिसकी वजह से आप लोग के सेपरेशन होने की संभावना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप रिलेशनशिप आपका टूटेगा। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप रिलेशनशिप में ना पड़े। इसका मतलब सिर्फ ये है कि आप थोड़ा अलर्ट रहें, सतर्क रहें, अपने गुस्से को थोड़ा सा काबू रखें और चीज़ों को सोच समझ के मनन करने के बाद ही जवाब दें। कोई भी चीज़ की जल्दीबाजी ना करें। अगर आपके मन में भी किसी तरीके का भ्रम हो रहा है तो भी उसको अच्छी तरीके से सोचें, समझें, क्योंकि आप कोई चीज़ करेंगे उसके बाद आपको उसका रिग्रेट फील होगा और फिर आपके लिए दिक्कत होगी। तो इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। हर चीज़ को थोड़ा मैच्योरिटी से और अवेयरनेस से आपको इस समय संभालना होगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि 7वां भाव 10वें भाव का 10वां माना जाता है, जो कि पब्लिक इमेज, सोशल स्टैंडिंग को भी परिवर्तित कर देता है। इस दौरान हो सकता है कि आपकी पब्लिक इमेज चेंज हो, स्टेटस बढ़ सकता है, प्रमोशन मिल सकता है, लोगों के बीच विजिबिलिटी आपकी बढ़ सकती है। लेकिन अगर कोई अनएथिकल काम करते हैं तो यहीं पे बदनामी आपको मिल सकती है और लोग आपको नेगेटिव तरीके से जा सकते हैं। पब्लिक क्रिटिसिज्म भी आपको मिल सकता है। इसलिए हर एक्शन को पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी से और इंटीग्रिटी के साथ अगर आप लेंगे तो आपके लिए लॉन्ग टर्म बेनिफिट रहेगा। अगर आपका कोई प्रमोशन में बाधा आ रही है काफ़ी लंबे टाइम से, तो यहाँ हो सकता है आपको प्रमोशन मिल जाए, या हो सकता है कि आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है तो उसके पीछे की रियलिटी आपके सामने आए। कभी कभी क्या होता है कि कोई चीज़ हमको अट्रैक्ट करती है लेकिन वो चीज़ नहीं मिलती क्योंकि उसके पीछे कुछ चीज़ें होती, कहते हैं ना कि जो चीज़ होती है वो अच्छे के लिए होती है। तो अगर कोई चीज़ नहीं हो रही है जो आप बहुत टाइम से कोशिश करें तो शायद यहाँ पे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि शायद इस वजह से ये चीज़ नहीं हुई, या अच्छा हुआ अगर ये चीज़ नहीं हुई। इसलिए किसी भी ऑफर को ज़्यादा एक्साइटेड में एक्सेप्ट नहीं करिएगा, सोच समझ के करिएगा। हर चीज़ को रिसर्च करके अच्छी तरीके से मनन करके उसके बाद ही डिसीजन लेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और ध्यान रखिएगा, नए कमिटमेंट्स की तरफ जाने से पहले बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। सिंह लगन के लिए, सिंह राशि के लिए ये समय ना रिलेशनशिप और पार्टनरशिप की एक तरीके का इम्तहान है, परीक्षा है। राहु आपको ना ऐसे डिसीजन लेने के लिए मजबूर कर देगा जो कि आप नहीं लेना चाहते और बाद में ना आपको आपकी लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, आपको पछतावा होगा। याद रखिएगा कि एक्साइटमेंट और कमिटमेंट मत करिएगा किसी भी तरीके का अट्रैक्शन के थ्रू, इन्फेचुएशन के थ्रू, किसी प्रेशर के थ्रू, नहीं तो बहुत लंबे टाइम तक आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। पीस को प्रोटेक्ट करके रखिए, कॉन्ट्रैक्ट्स को वेरीफाई करिए और रिलेशनशिप में पेशेंस रखिए। बस इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। अब जब धनिष्ठा नक्षत्र में राहु देव आ जाएंगे तो फर्स्ट हाउस आपका लगन है और 7th हाउस आपकी पब्लिक इमेज है। ये भी बताता है कि लोग आपको कैसे देखते हैं, सोसाइटी में आपकी इमेज कैसी है, आपकी पब्लिक रेपुटेशन कैसी है। अब राहु जब यहाँ पे धनिष्ठा नक्षत्र में आएंगे तो आपकी विजिबिलिटी काफ़ी इंक्रीज होगी, आपका नाम, काम, प्रेजेंस लोगों की तरफ काफ़ी ज़्यादा उजागर होगी, लोग आपको जानेंगे। इस दौरान ना आप देखिएगा आप इन्फ्लुएंशियल लोगों से काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे। देखिएगा 30 जून के बाद चीज़ें जो है ना काफ़ी पॉजिटिव होंगी आपके लिए। पावरफुल कोलैबोरेशन होगा, बिजनेस पार्टनरशिप आपकी बन सकती है, लेकिन बहुत सोच समझ के आपको पार्टनरशिप करनी है, क्योंकि एट द एंड राहु यहाँ पे अकेले हैं जो भ्रम पैदा कर सकते हैं। कोई भी स्ट्रैटेजी के किसी मतलब किसी भी षड्यंत्र में फंसने से पहले, इसलिए कहा है आपको कि आप किसी षड्यंत्र में भी फंस सकते हैं। बहुत सोच समझ के कोई भी काम करेगा। ऐसे लोग आपकी लाइफ में आ सकते हैं जो आपको नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा सकते हैं। मतलब कि ये ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाने का मतलब इसे पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो आपको बहुत सोच समझ के लोगों के ऊपर विश्वास करना है। और ये बात तो बिल्कुल डेफिनेटली कि अगर आप सोच समझ के पार्टनरशिप करेंगे, यहाँ पे मनन करके पार्टनरशिप करेंगे, एनर्जी को सही करके पार्टनरशिप करेंगे, अगर राहु आपका यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा, राहु को अपना पॉजिटिव बना के फिर काम करेंगे, तो यही पार्टनरशिप आपके लिए प्रॉस्पेरिटी लेकर आएगी। आपके बिजनेस जो है वो बढ़ सकते हैं, ब्रांड बन सकता है आपका बिजनेस, पार्टनरशिप में आपके काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो सकते हैं, आपके रेवेन्यूज़ बढ़ सकते हैं
और बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको बिजनेस में मिल सकती है। एक रिवॉर्डिंग पीरियड इस टाइम आपके लिए हो सकता है। धनिष्ठा की एनर्जी जो है ना वो ड्रम की एनर्जी है, जैसे कि ढोल की आवाज़ दूर तक जाती है, बिल्कुल वैसे ही आपको आपका जो मैसेज है ना वो एक तरीके से जो आप बोलेंगे, जो आप कहेंगे वो बहुत दूर तक पहुंचेगा। लोग आपकी वाणी को सराहेंगे, लोग आपकी इंटेलिजेंस को सराहेंगे, लेकिन अगेन आपको हर चीज़ को बहुत सोच समझ के करना होगा और अपने आप में अपने राहु को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। जो कंसल्टेंट हैं, कोच हैं, स्पीकर्स हैं, ऑरेटर्स हैं, यूट्यूब क्रिएटर्स हैं, जो सोशल मीडिया में, उन लोग के लिए भी ये टाइम बहुत अच्छा हो सकता है या बहुत ज़्यादा बुरा हो सकता है। मतलब जो भी चीज़ होगी उसकी इंटेंस जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा हाई होगी। ऑडियंस ग्रोथ हो सकती है, लोग आपको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो धनिष्ठा नक्षत्र में आने के बाद चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव तरफ आप लोगों की जा सकती हैं। ये ट्रांसिट इस बात का नहीं है कि दुनिया आपको कैसे देखती है, बल्कि इस बात का है कि आप दुनिया को किस तरीके से अप्रोच कर पाते हैं। आपके रिलेशनशिप, नेटवर्किंग स्टाइल और कोलैबोरेशन माइंडसेट में एक नया कॉन्फिडेंस आ सकता है। जो लोग है ना पहले शाय थे, ऑब्जर्वर थे, रिजर्व थे, सिर्फ पीछे बैठ के देखना चाहते थे, यहाँ देखिएगा आप है ना आपके अंदर एक अलग तरीके की ताकत और हिम्मत आएगी। आप आगे बढ़ के लोगों के साथ जो है वो मिलेंगे, बाहर जाएंगे, घूमेंगे, नए नए लोगों से मिलेंगे। तो ये चीज़ें तो डेफिनेटली होनी ही है। छुपे हुए जो रुस्तम है ना वो सब बाहर उजागर होंगे। आप अपने टैलेंट को दुनिया के सामने उजागर कर पाएंगे। आपको बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी। अब आपको एक्चुअली बाहर निकलना है और बाहर की दुनिया को दिखाना है कि आपके अंदर कितना टैलेंट है। और ये बस यहीं पे इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि रिलेशनशिप पे बहुत ज़्यादा बैलेंस करके रखना है। रिश्ते में बहुत ज़्यादा सिचुएशन दिख सकती है कि अनएक्सपेक्टेड आप लोगों की खींचातानी होगी। ईगो से बचिएगा, पार्टनर की फीलिंग को इग्नोर मत करिएगा, कम्युनिकेशन को क्लियर और ट्रांसपेरेंट रखिएगा, अपनी एम्बिशंस को हाई रखिए, दैट इज़ गुड, बट रिश्तों में एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा सा कम रखिएगा। अगर ऐसा रखेंगे तो बेहतर रहेगा। प्रोफेशनल पार्टनरशिप इज़ डिफरेंट, बट पर्सनल पार्टनरशिप जो है उस पर आपको थोड़ा सा सौम्यता से काम करना पड़ेगा, तभी चीज़ें जो हैं वो पॉजिटिव रहेंगी। राहु जो है ना वो कभी कभी शॉर्टकट या स्पॉटलाइट के लिए टेम्पटेशन को भी डेवलप करता है, इसीलिए किसी और के काम का क्रेडिट लेने से आपको बचना चाहिए। इस समय अपनी रेपुटेशन का गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए। अनएथिकल तरीके से फेम पाने की लालसा में आपको यहाँ पे नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि उससे सक्सेस तो मिल जाएगी आपको, लेकिन वो क्षण भंगुर होगी, मतलब कि कुछ टाइम के लिए होगी और फिर उसके बाद सब चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल झर करके नीचे गिर जाएंगी। तो एथिकल तरीके से अगर आप चीज़ें करेंगे तो यही टाइम आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी लेकर आएगा। और यहाँ पे खासकर अगर देखा जाए तो 1 जुलाई 2026 से 5 दिसंबर 2026 तक राहु काफ़ी पावरफुल माने जाते हैं, जब राहु धनिष्ठा नक्षत्र के तीसरे और चौथे पदा में होंगे। इस दौरान पार्टनरशिप, विजिबिलिटी, ऑडियंस ग्रोथ, इन सब की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा एक्टिव होगी। पब्लिक विजिबिलिटी में ग्रोथ दिखेगी, पावरफुल पार्टनरशिप होगी, बिजनेस डील्स और कॉन्ट्रैक्ट्स आपके बढ़ेंगे, ऑडियंस एक्सपेंशन होंगे आपके। सोशल मीडिया में अगर आप हैं तो देखिएगा बहुत ज़बरदस्त वृद्धि होगी, नेटवर्किंग आपका बहुत हाई होने वाला है। सही तरीके से अगर देखा जाए तो सिंह लगन वालों के लिए ये तो एक किस्मत का दरवाज़ा खोलने वाला टाइम है। बस रिलेशनशिप का आपको ध्यान रखना है। दिस इज ऑल फॉर लियो राशि, लियो असेंडेंट। रेमेडीज के लिए दुर्गा सप्तशी का 700 बीज मंत्र जो है उसको दिन में एक बार करिए, दुर्गा सप्तशी का पाठ करिए और राहु का बीज मंत्र पढ़िए या सुनिए। उसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से भी सुन सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको अपनी पर्सनल कंसल्टेंसी लेनी है तो नीचे दिए गए नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं। जुड़े रहिए इस चैनल से। धन्यवाद।